हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और उसी क्रम में ये आज हमारी 7वीं वीडियो है। इसके पहले हम 6 वीडियोस ला चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले उन वीडियोस को देखें, क्योंकि हम जो हिस्ट्री पढ़ने का तरीका यूज़ कर रहे हैं वो है टाइमलाइन मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जाएगी कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा या समझने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आप पहले से वो वीडियोस देख चुके हैं तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारी पिछली वीडियो की, तो उसमें हम अकबर से लेके औरंगजेब तक पूरा कवर कर चुके थे। हमने अकबर का पूरा शासन देख लिया था। फिर हमने देखा था कि अकबर की जब मृत्यु हो जाती है 1605 में, तो उसके बाद उनका बेटा जहांगीर शासन में आता है। तो जहांगीर के शासनकाल में हमने देखा था कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं ब्रिटेन से, और जो व्यापार करने की परमिशन लेके जाते हैं, कुछ प्लेसेस की उनको व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। और उनमें से एक प्लेस रहती है कौन सी, सूरत। हम सभी जानते हैं कि सूरत आज भी बिजनेस या इंडस्ट्री सेक्टर में आज भी बहुत आगे है। उस समय भी सूरज बिजनेस के मामले में बहुत आगे था। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बिजनेस करने की परमिशन लेके चले जाते हैं, उनका बिजनेस सूरत से होने लगता है। फिर कुछ समय बाद 1615 में थॉमस रो आते हैं। थॉमस रो को फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है, साथ ही साथ पूरे मुगल एम्पायर में व्यापार करने की परमिशन भी मिल जाती है। ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस के समय क्या हुआ था, कुछ प्लेसेस की ही मिली थी, स्पेसिफिक कुछ प्लेसेस की। लेकिन जब थॉमस रो आते हैं तो थॉमस रो को पूरे जितने भी राज्य जो है वो मुगल शासक थे जहाँ पे, ठीक है, मुगलों का जहाँ पे शासन चल रहा था, उन सभी जगहों पे व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है, साथ में फैक्ट्री लगाने की भी उनको परमिशन मिल जाती है। फिर जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां के में भी हमने देखा था कि शाहजहां का एक बार पुर्तगालियों से युद्ध होता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है। फिर शाहजहां के बाद आए थे औरंगजेब। तो औरंगजेब का हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, कुछ पॉइंट हमको आगे पढ़ना है, तो हम इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी कि भैया ब्रिटिशर्स भी हैं और पुर्तगाली भी हैं। तो बात ये आती है कि ये आए कब और कैसे। ठीक है, अभी तक हमने जितना पोर्शन पढ़ा है उसमें इस चीज के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है कि भाई जो पुर्तगाली हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में कब आए, क्यों आए और कैसे आए। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स का और पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की होती है कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी भारत के अलावा किसी दूसरे देश के लोगों को भारत आना होता था, चाहे व्यापार के लिए, चाहे राज्य विस्तार के लिए, युद्ध करने के लिए, किसी भी चीज के लिए आते थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई हिमालय में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है उसके बीच में एक दर्रा है जिसको बोला जाता है खाइबर दर्रा। ठीक है। तो वहीं से आना जाना होता था। तो प्रॉब्लम क्या जाती थी कि भाई आप जब आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप जस्ट भारत के उस साइड, आप कहीं और से भी आ सकते हो, तो आपको बीच में कुछ दूसरे राज्यों का सामना, कुछ दूसरे देशों का सामना भी करना पड़ता था। तो जरूरी नहीं कि वो आपको निकलने की परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो हो सकता है आप व्यापार करने आ रहे जा रहे हो तो वो टैक्स लगाएं उस पर। ठीक है ना। तो ये एक आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। और ये तो बात हो गई किन लोगों की, जो जमीनी तौर से भारत से जुड़े हुए थे। उनका क्या, जिनका जमीनी फॉर्म में संपर्क नहीं था, ठीक है, वो भारत आना जाना नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई रूट ही नहीं था। तो ये होड़ चलती है कि यार क्यों ना एक सी रूट ढूंढा जाए, समुद्री रास्ता ढूंढा जाए भारत जाने आने का। तो उससे क्या होगा, हम सीधे अपने देश से निकले, समुद्री रास्ते होते हुए भारत पहुंचे, भारत से हमने जो भी व्यापार करना है वो किया, और वापस भारत से अपने देश आ गए, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो एक शख्स रहते हैं, एक पुर्तगाली व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है वास्को डी गामा। वो कहते हैं कि भैया मैं रास्ता ढूंढूंगा। ठीक है, मैं अब चला, मैं तो भारत का रास्ता ढूंढ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलते हैं अपने जहाज पे, बिल्कुल तैयार अय्यार होके कि अब तो मैं लौटूंगा तभी जब भारत में ढूंढ लूंगा, और निकल पड़ते हैं।
तो 1498 में वो भारत पहुंच जाते हैं। भारत में भी कहाँ, कालीकट बंदरगाह है वो पहुंचते हैं। वो कहाँ पे है, केरल में पड़ता है। केरल में एक प्लेस है कालीकट, और उसी के बंदरगाह का नाम है कालीकट बंदरगाह। तो उस समय वहां के राजा हुआ करते थे राजा जिमोरिन। तो राजा रेमोरिन को पता चलता है कि भैया पुर्तगाल से कोई वास्को डी गामा नाम से कोई आए हुए हैं। तो बस पहुंच पड़ते हैं राजा जिमोरिन, कहते अरे चाचा आओ, कुछ दिन तो गुजारो हमारे राज्य में। ठीक है, ऐसा नहीं कहा था, मैं आपको समझाने बस बोल रहा हूँ कि राजा जिमोरिन क्या करते हैं, उनका भव्य स्वागत वागत करते हैं, उनसे कहते हैं आप कुछ दिन रहो, हमारा पूरा राज्य राज्य देखो। तो वास्को डी गामा वहाँ पे रुकते हैं, पूरा मार्केट आर्केट घूमते हैं, और जब जाने लगते हैं तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग वो करके जाते हैं। ठीक है, जो मसाले और जो भी सामान वहाँ पे मिलता था वो सब वो खरीद के अपने साथ लेके जाते हैं। तो जब वो वापस पुर्तगाल पहुँचते हैं तो जो सामान उन्होंने भारत से खरीदा था उसको वो 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में वहाँ की मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से उन्होंने सामान खरीदा था 1 रुपये में, तो वहाँ पे वो जाके 60 रुपये या 61 रुपये में उसको सेल कर रहे थे। इतना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रहे थे। तो अब आप खर्चा मर्चा निकाल लो पूरा आने जाने का, उसके बाद भी उनको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। किस चीज़ में, भारत से सामान ले जाके पुर्तगाल या उसके आसपास के जो दूसरे देश हैं उनमें बेचने में। ठीक है, तो पुर्तगाल के और लोग देखते हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है यार, ऐसा हमको भी करना चाहिए। हाँ भाई, अब तो रूट भी बन गया है, हमको पता है कि कैसे हमें भारत जाना है, तो क्यों ना हम भी भारत जाए, भारत से सामान खरीदें और अपने इन देशों में आके बेचें। तो पुर्तगाली क्या करने लगते हैं, अब भारत के साथ बिजनेस करने लगते हैं। ठीक है ना, अब आते कब है, 1498 में। तो 1498 से उनका बिजनेस जो है वो चलने लगता है, बहुत अच्छे से चलता है। इतने अच्छे से चलता है कि वो अपना खुद का मसूलीपट्टनम में एक पोर्ट बना लेते हैं, कोच्चि में। सॉरी, मसूलीपट्टनम नहीं, कोच्चि में बना लेते हैं। ठीक है, कोच्चि में वो खुद का एक पोर्ट भी बना लेते हैं। इतना बिजनेस उनका चल रहा होता है। तो करते करते 1599 आ जाता है, लगभग 100 साल का टाइम पीरियड बीत जाता है। ठीक है, पुर्तगाली क्या करते, यही काम करते हैं कि भारत आए, भारत से सामान खरीदा, उन देशों में जाके बेच रहे हैं, या उन देशों से कुछ सामान लेके आए जिसको भारत में बेच रहे हैं। तो ऐसा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उनका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं था। उस समय क्या था, जो भी बिजनेस होता था वो सिर्फ कौन कर रहा था, पुर्तगाली लोग कर रहे थे। ठीक है, अब जब इनका ये बिजनेस चल रहा था तो ये चीज दूसरे देश भी देख रहे थे, जैसे ब्रिटेन हो गया। ठीक है, या ब्रिटेन के अलावा दूसरे भी और देश हो गए। ठीक है, तो वो सब ये चीजें देख रहे थे। तो वो सब ये देख रहे थे, ब्रिटेन, यूरोप वगैरह, तो वो सोचते हैं यार कि ऐसा हम भी क्यों ना करें। ठीक है भाई, 100 साल से देख रहे हैं पुर्तगाली यही कर रहे हैं, भारत जाते हैं उसके साथ बिजनेस करते हैं। तो ब्रिटेन वाले भी प्लान बनाते हैं कि यार हम भी अब ऐसा करेंगे। तो एक कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है, एक प्रस्ताव बनाया जाता है कंपनी के नाम से, जिसका नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी कि हम एक कंपनी बनाएंगे जो ईस्ट के इलाके हो गए, इंडिया और उसके आसपास के इलाके हो गए, यहाँ जाके बिजनेस करेगी। तो इसका पूरा प्रस्ताव बनाया जाता है कब, 1599 में, और उसे भेजा जाता है एलिजाबेथ के पास। एलिजाबेथ कौन थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके पास भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि हम एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं, वो ईस्ट के इलाकों में जाके बिजनेस करेगी, और जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसमें हम आपको भी शेयर देंगे। तो एलिजाबेथ कहती है ठीक है, आपको जो करना है करो, जहां जाना है वहां जाके बिजनेस करो, मुझे तो अपने प्रॉफिट से मतलब, भाई मुझे अपना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो 1600 में वो प्रस्ताव पास हो जाता है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी बन जाती है। फिर अभी हमने पढ़ा था कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए। ठीक है, उन्होंने कुछ प्लेसेस में व्यापार करने की परमिशन ले ली, सूरत वगैरह में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था क्या कि 1615 में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है उनको। कौन आते हैं, थॉमस रो आते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनका व्यापार अच्छे तरीके से चलने लगता है, सूरत में उनकी फैक्ट्री भी लग जाती है। ठीक है, और अब वो पूरे मुगल क्षेत्रों में व्यापार करने लगते हैं। तो ये तो चीज हो गई किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, ब्रिटिशर्स फिर धीरे आगे जाके क्या करते हैं, मद्रास में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं। मद्रास में, जो मद्रास का क्षेत्र था वो आता था विजयनगर में। तो आगे चल के अभी उनने कहा सूरत में लगाई थी 1615 में, फिर उसके कुछ समय बाद वो विजयनगर से भी परमिशन ले लेते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, और मद्रास में भी अपनी एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। इस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
अभी तक क्या है, बिजनेस ही चल रहा है। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनका प्लेन मोटिव एक ही था, श्योर शॉर्ट मोटिव था कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ बिजनेस करना है। रूल करने का उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, आगे कुछ कंडीशंस बनती हैं जिसके कारण वो रूल करते हैं, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 200 साल उनने हम पे रूल किया था। तो वो क्या कंडीशंस आई, क्यों उनका मन जो है वो बिजनेस करते करते राज करने का हो गया, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इनकी भारत में एंट्री कैसे हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से कौन आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे। फिर अगर हम बात करें किसकी, यूरोप की, तो यूरोप की एंट्री कैसे होती है। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा कि भाई ब्रिटिशर्स ये सब देख रहे थे, वैसे यूरोप भी ये सब देख रहा था कि भैया पुर्तगाली भारत जाते हैं, भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। तो यूरोप भी क्या करता है, 1602 में एक कंपनी बनाने का डिसीजन वो भी लेता है, और इस कंपनी का नाम रखा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बनती है कहाँ, नीदरलैंड में। और इस कंपनी के फॉर्मेशन के बाद वो भी भारत आती है, और 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री वो भी लगा लेती है, और इंडिया के साथ वो भी व्यापार करने लगती है। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशंस बनती हैं जिसमें क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है किस किस के साथ, यूरोपियन कंट्री हो गई, उसके बाद ब्रिटिश हो गए और पुर्तगाली हो गए। तो ये तीनों भारत में इस तरीके से आते हैं। तीनों का मोटिव क्या रहता है, प्लेन श्योर शॉर्ट मोटिव रहता है बिजनेस करने का। ठीक है, उनका बिजनेस ये आगे चल रहा है। अब आगे हम बात करेंगे औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब आए कब थे, 1658 में, और शासन कब तक किया था उन्होंने, 1707 में। तो इस बीच उन्होंने क्या क्या किया, कैसे शासन किया, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना डिस्कशन किया कि भारत में जो पुर्तगाली, यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स आते हैं वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, क्या उनका मोटिव रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों वो शासन करने लगते हैं। ठीक है ना, तो आगे जो आने वाली क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ से जो हमारी टाइमलाइन चल रही है वो 2 पार्ट में बटेगी, और दोनों स्टोरीज पैरेलल फॉर्म में यहाँ पे हमारी चलने वाली है। एक हमारी चलेगी जो ये ब्रिटिशर्स वगैरह इंडिया में आके बिजनेस करने के पर्पज से आए हुए हैं, इनकी स्टोरी। और दूसरी स्टोरी हमारी चलने वाली है किस चीज़ की, अभी हम औरंगजेब को देखेंगे, और उसके बाद और कौन कौन से शासक आए थे, ये सारी चीज़ें हम आगे की स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा, कन्फ्यूज़न ना हो आपको वीडियो में, क्योंकि 2 हम स्टोरीज एक साथ चलाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखिएगा और पुरानी क्लासेस को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना वीडियोस। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।